मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के पर्यावरण के विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, सबसे पहले तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके काशी के पर्यावरण के विषय में अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और गुरुदेव, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे पहला ही प्रश्न रहेगा कि काशी की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में काशी को आप किस नजर से देखते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, काशी की जब भी चर्चा होती है या काशी के विषय में जब भी कोई जिक्र करता है जी, तो एक ऐसी जगह की जिक्र होती है जो धरती से अलग है जी। चाहे वो सांस्कृतिक रूप में चर्चा हो, चाहे धार्मिक रूप में चर्चा हो। धार्मिक रूप में तो खास कर चर्चा होता है कि ये शिव के त्रिशूल पर है जी, पृथ्वी पे तो है नहीं, इसलिए सबसे अलग है। तो कहने के मतलब इतनी बात तो तय है कि काशी सारी दुनिया से अलग थी और अलग है अभी तक, ऐसा लोगों का मानना है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो काशी जो नाम पड़ा उसको उसकी ओरिजिन की भी तरह तरह की बात होती है। काशी को सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं जी, आनंद वन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब, और इसका जो सबसे नया नक्शा आप कह सकते हैं, सबसे पुराना आधुनिक काल का नक्शा 1837 का जेम्स प्रिंसेप का आप जो देखते हैं जी, उस मैप पर जब एक नजर डालते हैं तो आपको ये लगता है कि काशी कितनी अच्छी अवस्था में है पर्यावरण के अनुसार कि एक तरफ गंगा है जी, इसका उत्तरी छोर बनाती है वरना, दक्षिणी छोर बनाती है अस्सी, और उसके सिवा कई ऐसी नदियां हैं जिनका जिक्र है, मंदाकिनी, मत्स्योदरी, गोदावरी, और इन पे इतने तरह के कुंड और तालाब थे जिन पे जब बारिश होती थी तो उनकी एक श्रृंखला बनती थी और जैसे लगता था कि हजारों हजारों नदियां काशी की धरती पर हैं जी। तो ये तरह तरह के वृक्ष थे। आज भी जो आपको सघन आबादी में मिल जाते हैं, पीपल के पेड़, बट के वृक्ष जो हजारों हजारों साल पुराने हैं, तो इसको देख के ये बात तय लगती है कि कम से कम इसका पर्यावरणीय नियोजन इतना अच्छा था कि जिसे दुनिया में जल्दी रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। तो काशी धार्मिक रूप से उन्नत थी तो पर्यावरणीय रूप से जरूर उन्नत रही, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की सघनता, कुंडों की बहुलता, नदियों की प्रचुरता और उनके जल, और गंगा तो कितनी पुरानी है, भगीरथ जी लेके आए हैं जी। तो कहने का मतलब राम से पहले, और आधुनिक काल में भी अगर हम राम की बात करें तो कम से कम 5000 BC की बात होती है, 7000 साल जी। तो उसके पहले मतलब 7-8000 साल से तो गंगा है, और उससे पहले वरुणा थी जी, जो माना जाता है जी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनती है कि काशी में हर तरह से पर्यावरण अपने यौवन पर था और अब तक मतलब रहा है कम से कम 20वीं शताब्दी तक। 21वीं शताब्दी में जरूर कुछ श्राप लगा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, काशी की पारंपरिक पर्यावरण दृष्टिकोण क्या था? क्या प्राचीन काशी में पर्यावरण संतुलन को लेकर कुछ विशेष दृष्टिकोण अपनाए जाते थे? देखिए, काशी को हम अगर प्राचीन काशी की बात करें तो प्राचीन भारत और प्राचीन काशी को अलग नहीं कर सकते जी। जो मुझे दिखता है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, तो प्राचीन वैदिक, पौराणिक, उपनिषद काल या उसके बाद गुप्त काल से लेके मौर्य काल से लेके गढ़वाल वंश तक काशी के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप क्लियर कट देखेगा कि मतलब पर्यावरण के प्रति हम बहुत ही जागरूक रहे हैं और ऐसे रहे हैं कि वेदों में, अगर हमारे ऋग्वेद में और यजुर्वेद में जिक्र आ जाता है, जब आप समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है, वो कैसे डिस्टर्ब होती है जी। या पेड़ लगाने के क्या फायदा है। भाई, हमारे भारतीय विमर्श तो यही कहता है ना कि एक पेड़ जो है, एक वृक्ष जो है 100 पुत्रों के समान है जी। तो कितनी महानता दी, और वृक्ष काटने का कितना बड़ा पाप, मतलब गोवध की तरह पाप माना गया, तालाब बनवाने का पुण्य, तालाब पाटने का पाप। तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था कैसे आई? क्योंकि वो सोच में थी इसलिए वो शास्त्र में आई, वो लिटरेचर में आई। तो ये सारे थे। और उसके बाद हमारे पर्व, तीज, त्योहार, आप देख लीजिए हम क्यों त्योहार पर कुंडों के नजदीक जाते हैं, हम क्यों वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पति की लंबी जीवन की कामना जब करते हैं तो जाके पीपल के वृक्ष के चारों तरफ हम जो है एक धागा लपेटते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हमने जोड़ा, पीपल्स को जोड़ा। और हमारे शास्त्र खुद कहते हैं कि किसी भी वृक्ष में उसके जड़ों में ब्रह्मा है, उसके तने में विष्णु है और उसके शाखाओं में हमारे
महादेव हैं। तो आप समझ लीजिए कि वृक्ष को कितना महान माना गया। और वृक्ष को पर्यावरण का पर्यायवाची अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष क्या करता है? फल देता है, वृक्ष लकड़ी देता है, वृक्ष छाया देता है, वृक्ष हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है, वृक्ष वाटर रिचार्ज करता है, और बाढ़ आए तो हमारी रक्षा भी करता है। तो एक यूनिट बनाकर पर्यावरण को, वृक्ष को इतना महत्ता दिया गया। और उसके बाद हमने कुंडों को महत्ता दी, तालाबों को महत्ता दी, नदियों की पूजा की। हम भाई दूज की पूजा करते हैं। जरई जो जमाने की प्रक्रिया थी वो क्या थी भाई? सब लोग अलग अलग बीज का जमाते थे। जो सबसे बढ़िया जमता था उससे होता था कि ये बीज सबसे बढ़िया, इसको रख लो, ये अगले साल बोने के काम आएगा। तो बीजों का प्रवर्धन, मतलब पर्यावरण को आप जिधर से देखें, कैसी क्राफ्ट चलाएं जिससे हमें फर्टिलाइजर न डालना हो, हमें पेस्टिसाइड न डालना हो। मतलब नाइट्रोजन लेना है तो हमने ढैंचा बो दिया, फिर उसका हमने प्लाविंग कर दी, और उसके बाद अगले साल उसमें नाइट्रोजन आ गया तो हमने दूसरी फसल ली। तो आप देख सकते हैं हमारे कृषि में, हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे पर्वों में, त्योहारों में, चाहे आप कटहरिया का मेला हो, कटहल पैदा हुआ तो संकुलधारा पर कटहलिया का मेला हो जाएगा। छठ होता है, वो बिहार में पूर्वांचल में, वो नदियों से है। जूत पुत्रिका की पूजा होता था, स्पेशली इस क्षेत्र में वो पुत्रों के लिए होता था, लेकिन साथ साथ वो भी जल के स्रोत पे होता था। तो कहीं ना कहीं पुत्रों को, पति को वृक्ष से, जलों से जोड़ने का एकमात्र रीजन यही था कि जब तुम अपने सबसे प्रिय को इससे जोड़ोगे तो इसका रक्षा करोगे, इसका संवर्धन करोगे। और उसके बाद काशी में जब आप बात करते हैं, यहाँ पर हम वीर बाबा की पूजा करते हैं, यहाँ हम नाग बाबा की पूजा करते हैं। अगर प्राचीन काशी की बात करें, आप वैदिक काशी के पहले भी जाए अगर, तब पर भी आपको दिखेगा कि हमने उन्हीं प्रतीक चिन्हों की पूजा की है जो प्रकृति से रिलेटेड है। तो हम बार बार कह सकते हैं कि काशी में पर्यावरण का बहुत अच्छा संतुलन था। गंगा जी में स्नान करना है तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे गंगा में प्रवेश करना है, पूजा करके जाना हो तो पहले हाथ पर धो लीजिए, अपनी शुद्धता का ध्यान रखिए। और गंगा में कौन से काम नहीं करने हैं, 14 काम वर्जित होते थे। और मैं संस्कृत का इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मैं श्लोक पढ़ के आपको बताता कि शौच, आचमन कुछ भी नहीं कर सकते थे गंगा में। तो आप समझिए, हम अपने प्राकृतिक स्रोतों को, प्रकृति के जो मेन तत्व हैं, उनके रक्षा के प्रति बहुत ज्यादा सन्नद्ध थे। और कहीं कहीं तो ये भी उल्लेख है कि राज्य कैसा है ये पता चलता है कि प्रकृति कैसी है। जी जी। रामचंद्र जी जब वापस जंगल जाने लगे तो क्या वहां लिखा ना कि किस तरह सियार बोलने लगे, प्रकृति में कुछ लगता है कि सियापा छा गया। वही राम जी जब लौट के आते हैं तो अवध में नदियां प्रफुल्लित होकर बह रही हैं, पवन बढ़िया बह रहे हैं, बढ़िया, मतलब पूरी स्थिति सुंदर है। तो हमेशा भारतीय संस्कृति में या भारतीय विमर्श में, और वही काशी उसका केंद्र रहा है, तो काशी ने हमेशा उसे खुल के जिया है जो भारतीय विमर्श रहा है। तो पर्यावरण संतुलन काशी में बहुत था, और जो प्रमाण भी मिलते हैं आपको, जो अगर जो आपने उत्खनन किए वो भी उसी तरह इशारा करते हैं। महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि तीव्र शहरीकरण और धार्मिक पर्यटन ने काशी के पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? तीव्र शहरीकरण पे पहले बात करते हैं, फिर पर्यटन पे आ जाएंगे। अब काशी कम से कम 45 साल से मैं देख रहा हूँ, होश संभालने के बाद। उसके पहले पापा का क्योंकि ट्रांसफर होता था तो उनके साथ रहते थे, लेकिन 10th में हम बनारस आ गए करीब 14-15 साल की अवस्था में, और इसी मकान में आए। तो मैं काशी को देख रहा हूँ तब से। बीच में 8-9 साल के लिए मैं रुड़की गया, IIT बॉम्बे गया, खुद ने इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन काशी तब भी देखता रहा जी। मेरे देखते देखते काशी कितनी बदल गई। लेकिन जो हमसे पहले बुजुर्ग बताते थे, सन 55 या 50 तक कम से कम 80 का संगम अच्छी तरह दिखता था, वहां नावें रुकती थी, वहां पर फूल की खेती होती थी। जो सामने घाट 80 के निवासी होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति थी। तो 80 की, मतलब सन 55 के बाद, तो 55 से 80 की गिरावट तो शायद हमने उतने ध्यान से नहीं देखी, लेकिन ये देखी कि 80 नाला बन चुका है। जिस नदी की पौराणिकता की इतनी बात हम करते हैं वो एक फिल्दी ड्रेन हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। तालाबों की दुर्दशा भी हमने देखी जी। हम जहाँ बैठे हैं उसी के बगल में एक कॉलोनी है, उसका नाम है सुखी संसार। अब वो सुखी संसार कैसे है जब वो तालाब पाट के बनाई गई है जी। अभी आप उसके थोड़े पहले आए होंगे, जब आप विनायक अपार्टमेंट से हमारी तरफ मुड़े होंगे, विनायक अपार्टमेंट बिरला बगीचा था, और उस बिरला बगीचा इसका माइलस्टोन था। जब किसी को पता बनाना होता था तो हम लोग कहते थे बिरला बगीचा के पास, और आप वहां खड़े होकर पूछेंगे बिरला बगीचा कहाँ है तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि बिरला बगीचा तो खत्म हो गया जी। मैं अब यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, महानुभावों का नाम भी लेता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया।
हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ने के बाद भी कुछ अच्छे लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, और जिस दिन वो बगीचा कटा था, आपको विश्वास नहीं होगा, जितने रेडीमेड वस्त्रों के जो दुकानें थी उनके जो पुतले खड़े होते हैं, उनकी गर्दन में अजगर लिपटा है, किसी में सांप लिपटा है। आप स्थिति सोच सकते हैं, एक पीपल का पेड़ काटना मतलब एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग गिरा के इतने आदमियों की हत्या कर देना, या एक बड़ी कॉलोनी को खत्म कर देना। इतने जीव हम मारते हैं। तो हमने तालाबों का मतलब उद्यानों को इस तरह नष्ट किया बनारस में। तालाब उससे थोड़ा सा जब अंदर मुड़ते हैं तो दाहिनी तरफ देखेंगे तो दरभंगा नरेश का बगीचा था। अब आपको तालाब नहीं दिखेगा, तालाब में बाउंड्री है, वहां कल एक बढ़िया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आएगा, और उसके बगल में शंकर जी को किसी ने कब्जा कर लिया, एक बिजनेसमैन ने, और तालाब को एक आज धुरंधर जात के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो उसके भी हम लोगों ने मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीते। और बनारस में बहुत डायनेमिक डीएम हुआ करते थे उस जमाने में, तो हमें लगा कि आप मुकदमा जीत गए, तो फोन आया कि आपका उसे फ्री कराया जा रहा है। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, तालाब हमेशा स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होता है, वहां पर वो एल शेप में तालाब का जमीन दिखाया गया सरकारी दस्तावेज में, तालाब और एल शेप में। तो इसका मतलब सोचिए क्या हो गया, पूरी खसरा खतौनी बदल दी गई। और कितना बढ़िया उस कब्जे वाले के लिए फैसिलिटेशन किया गया कि सामने तो रोड है ही, साइड में भी रोड जाएगी, पीछे भी रोड जाएगी, चिंता मत करो, बढ़िया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाओ। तो तालाब इस तरह पाते जा रहे हैं। कुंडों और तालाबों के लिए अभी मैंने तुरंत शुरू किया है, 2-3 बच्चों को लगाया है कि एग्जैक्टली आज क्या सिचुएशन है, जो लिस्ट में कितने तालाब हैं उनकी आप तैयारी कर लीजिए। हम देख तो लें कि कितने बच्चे हैं। वैसे आप देखेंगे तो पांडेपुर में देख सकते हैं, पागल खाने के बगल में तालाब की स्थिति है, कहीं भी देख लीजिए जी। तो तालाब नष्ट हो रहे हैं, बगीचे नष्ट हो रहे हैं, नदियां 80 खत्म। वरना यात्रा करके मैं 3 दिन पहले आ रहा हूँ। वरना को मैंने संगम से लेके उसके ओरिजिन मेहलन लेक तक मैं गया, और क्या स्थिति देखा मैंने। वरना को संगम पर वहां की जमीन को ऊंचा करने के लिए बनारस का नगर निगम वहां कूड़ा फाड़ रहा है, पॉलिथीन फाड़ रहा है। पूरा आदि केशव घाट का एरिया पॉलिथीन से फट के उसे मिट्टी डाल के जमीन ऊंचा की गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, नदियों को जहर युक्त नहीं बना रहे हैं। हमारा सीवेज अनट्रीटेड, वरना में तो हमें लगता है आधे बनारस का सीवेज अनट्रीटेड है। पार्शियली ट्रीटेड इसलिए कहते हैं लोग रिकॉर्ड में, ये कहते हैं कुछ अनटैप्ड है, कुछ बन रहे हैं एसटीपी। अरे बन रहे हैं, कितने चल रहे हैं, क्या कैपेसिटी है, दीनापुर वाला कितना चलता है। हमारा गांव है चिरई गांव में जादूपुर की तरफ, उसमें जो नहर है उसमें भी सीवेज का पानी जा रहा है शहर का। तो वरना तो मैंने देख लिया कि यहाँ से भदोही तक केवल नाला है, किसका, सीवेज का और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का। बनारस में वाराणसी साड़ी वाले धुलाई वॉशिंग डाइंग करते हैं, वो पानी डाल देते हैं ट्रीटेड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि यहाँ पर वो गहने मिलते हैं ना, नकली जेवर, तो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वो जहर चला गया। बाकी छोरी छुपे तो बड़े बड़े लोग डालते हैं, उनका मैंने का क्या नाम लो, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से लेके सब कुछ गंगा और यमुना में जा रहा है। ये रैकलेस डंपिंग हो रही है। और उसके बाद हम कहे तो वरना भदोही से यहाँ तक मैंने कहा नाला हो गई है, और भदोही से मेलन तक तो वरना है ही नहीं। उसमें खेती हो सकती है, लोग करेंगे और खत्म हो जाएगी। जैसे 80 को हमने कहा कि 80 कहां से निकलती है, तो कर्दमेश्वर से। रिसर्च करके लोग कहते हैं वो भी इलाहाबाद से निकली थी, खेती हो गई। और शहर में 80 के ऊपर मकान बना लिया लोगों ने, साइड में तो बनाया ही, उसमें स्लैब डाल के मकान बना लिया। इंदिरा नगर में चले जाइए आप, तो जनता वही कर रही है, जनसेवक वही कर रहे हैं, प्रशासक वही कर रहे हैं। कैसे काशी का पर्यावरण बचेगा। और दूसरा आपने कहा पर्यटन जी, पहले धार्मिक पर्यटन था। काशी कौन आता था, जो आराम से काशी बना भारतीय और हिंदू आध्यात्मिकता को जानना चाहता था। पहले तो आध्यात्म समझना चाहता था। तीर्थ करने का मतलब आध्यात्म के नजदीक जाना। और ये शहर जहां जैनों के 4 तीर्थंकर रहे हो, जहां बुद्ध आकर पहली बार उनको लगा होगा कि हाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जहां मैं ज्ञान का विस्तार करूंगा तो वो आगे जाएगा। और साक्षात शिव यहाँ बैठे हैं मां शक्ति के साथ। तो यहाँ कौन आता था, आप देखिए वही आता था जिसको भारतीय आध्यात्मिकता में रुचि थी और जो तीर्थ करना चाहता था। और यहाँ तक कि विदेशी भी वही आते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब पर्यटन हो गया, धार्मिक पर्यटन। केवल भीड़ लगा दो, हल्ला गुल्ला कर दो, हर जगह वो स्थिति कर दो कि जो बनारस को पहचानने वाला, जानने वाला, समझने वाला अब यहाँ आना बंद कर देगा। क्योंकि बनारस अब अलग रह ही नहीं जाएगा। हम बनारस इसलिए तो नहीं आते थे ना कि हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखनी है, बनारस इसलिए नहीं आते थे ना हमें चौड़ी सड़कें देखनी है। अरे न्यूयॉर्क जाओ, बॉम्बे जाओ, बनारस को जस का तस अगर हमने सुंदर किया होता, जैसा कि प्रॉमिस था क्योटो जी, तो अगर क्योटो को आप देखें या जो हेरिटेज सिटी आप देखेंगे, यहाँ की गलियों में क्या परिवर्तन हुआ, जाके आप देख लीजिए। हमें तो नहीं लगता
जबकि हृदय योजना में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने शायद कोशिश की वासी को बदलने की, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोकल है, एमएलए लेवल के लोग हैं या नगर निगम के लोग हैं या जो कलेक्टरेट के लोग हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आई। उनको लगा कि पैसा रिलीज हो रहा है, उसको कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना और प्रॉपरली यूटिलाइज करना, इसमें फर्क है। तो काशी का ये दुर्भाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जैसा जनसेवक मिला, लेकिन उसका पूरा फायदा मेन काशी को नहीं हुआ, पेरिफेरी को हो रहा है। रिंग रोड आ रहा है, स्टेडियम आ रहा है, चीजें सुधरेंगी, एक बड़े शहर का रूप लेगा, लेकिन काशी की आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं खतरे में है। महोदय, अगला प्रश्न आपसे मेरा रहेगा, काशी में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक उपयोग को आप किस स्तर की समस्या मानते हैं? देखिए, प्लास्टिक उल्टा चलते हैं, प्लास्टिक से शुरू करते हैं जी। प्लास्टिक केमिकल इंजीनियर्स ने बनाया जी। मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मैं अपने को पापी समझूंगा इस दृष्टि से। लेकिन प्लास्टिक बना था कि हम स्मार्ट मटेरियल बना रहे हैं, एक ऐसा लाइट वेट मटेरियल जिससे हम वायुयान बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, जिसमें लोहे से मजबूती होगी लेकिन वो इतना हल्का होगा कि हमारा ईंधन कम लगेगा। कहने का मतलब जो भी इसके प्रयोग बनाए गए, सोचे गए थे, वो लोहे को रिप्लेस करने के लिए उसे इक्वली स्ट्रेस स्ट्रेन के दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से एक नया मटेरियल लेके आया गया था। लेकिन हमने क्या किया, उसकी पन्नी बना डाली। और पन्नी ही सबसे, जो आप एक बार यूज करने वाला जो प्लास्टिक है ना, वही खतरनाक है। बाकियों को मैं इतना खतरनाक नहीं करता। मैंने एक फ्रेम बना लिया तो कम से कम 50 साल 20 साल लटका रहेगा ना जी। वैसे तो टीवी बना लिया, वही प्लास्टिक का है, मोबाइल फोन बना लिया, उसमें भी मिलेगा डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक विल गेट। लेकिन खतरा है सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब हमने एक तरह से हम अकर्मण्य हो गए, हम झोला लेके निकलना बंद कर दिए। अगर हम आज भी झोला लेके, बैग लेके निकले तो काशी की जनता से तो मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन रहेगा कि आप मोटरसाइकिल से निकलते हो, साइकिल से निकलते हो, कार से निकलते हो, एक बैग रखो और देख लो कितना प्लास्टिक का यूज कम हो जाएगा। देखिए, प्लास्टिक रिसाइकिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको चुनना बड़ा आसान काम नहीं है ना। ये बेचारे गरीब लोग रैक पिकिंग करते हैं और 20-25% वापस ले लेते हैं, लेकिन 75% कहा जाता है, सीवर को चोक करता है, नदी को चोक करता है, समुंदर में भाई साहब मतलब देशों के बराबर द्वीप बन गए हैं प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक प्रदूषण तो बहुत खतरनाक है। तो एक ही काम हो सकता है कि हम पढ़े लिखे लोग ये शुरुआत करें, कसम खाएं कि हम प्लास्टिक की पन्नी में सामान नहीं लेंगे। हम घर के दरवाजे प्लास्टिक को ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं भाई? छत से एक टोकरी लेके आइए ना, घर से लीजिए। तो इस आदत को बदलिए। प्लास्टिक हो गया। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण जब तक कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जब तक हमारे जेनसेट चलते रहेंगे, जब तक इंडस्ट्रीज अपनी जो उनको जो कंडीशंस दी गए उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब तक वायु प्रदूषण तो होगा ही है। क्योंकि वायु को शुद्ध करने का जो दूसरा बड़ा तरीका था कि हमारे पास पेड़ हुआ करता था, अब काशी में पेड़ तो है नहीं। जो थोड़े बहुत किनारे सड़कों पे हुआ करते थे वो भी चौड़ीकरण में भेड़ चढ़ गए। अब रोहनिया से मोहन सराय होते हुए जो सड़क गई है, हम तो देखे हैं कितने कम से कम 200-300 साल पुराने पीपल के और बरगद के पेड़ गए। आप क्यों पेड़ कटते हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अचानक नरिया से पेड़ कटना शुरू हो गया, क्या कारण है? वहां पता नहीं कौन सी नाली बनेगी और सारे पेड़ काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं योजना में इन्वायरमेंट इंपैक्ट को शामिल नहीं किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बेसिस पे कोई परियोजना शुरू होती है और वो शायद हमारे विकास के अवधारणा में नहीं है। तीसरी चीज क्या आपने पूछा था? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण तो थोड़ा नियंत्रण में आ रहा है, क्योंकि बिजली अब हमारे पास उपलब्ध है। बिजली नहीं उपलब्ध होती, धीरे धीरे आवाज आ रही है। देखिए, जेनसेट का वो काम हो रहा है, पंप का। तो जनरेटर वनरेटर जब ज्यादा हुआ करते थे, हार्न बजाने की आदत है। बनारसी बिना हाँ बजाए तो चल ही नहीं सकते, हमें लगता है। पोपा मतलब देखिए ना, वेट फॉर सिंगल मोमेंट। तो सारी चीजें, और सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण शादी ब्याह धार्मिक त्योहारों में जो हम डीजो लगाते हैं, जहाँ 10-20 डेसिबल कान को अच्छा लगता है, हम 100 डेसिबल तक जाते हैं, 120 तक जाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण जो है अपरेंटली नहीं दिखता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कम सुन रहे हैं। उसका रीजन है ध्वनि प्रदूषण। अचानक हम तेज बोलने लगते हैं, इसलिए कि हमें सुनाई कम पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण तो खतरा है ही, लेकिन ज्यादातर प्रदूषण जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भारत और सॉलिड वेस्ट
उसका मैनेजमेंट बनारस में अच्छा से नहीं हो रहा है। तो ये तीनों गड़बड़ है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट क्या करते हैं, आप डिस्पोजल के लिए जगह नहीं बनी तो आप नदियों किनारे फेंक दिए। फिर जो है ये जो रियल एस्टेट वाले माफिया हैं उसमें मट्टी फेंक के इलीगल कॉलोनी बना देंगे। पता चला वरुणा इतनी चौड़ी थी, अचानक इतनी चौड़ी हो गई, फिर सरकार ने कॉरिडोर बना के सारे इलीगल एक्टिविटी को लीगल कर दिया। तो भैया अब नदी नाला हो गई, इसको मान लो, ये उनका कहना है। महोदय, अभी आपने जल प्रदूषण की भी बात करी और मैं उसको पूछा नहीं था, लेकिन आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा अगला प्रश्न उसी से रहने वाला है कि गंगा नदी काशी की जीवन रेखा मानी जाती है। वर्तमान में गंगा जी की स्थिति को आप किस रूप में आंकते हैं? देखिए, हमने 80 की बात, वरुणा की बात तो कर ही ली थी अभी तक जी, और ये बताया कि 80 खत्म हो गई है, वरुणा वेंटिलेटर पे है, मर चुकी है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है जिंदा है। जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी है। क्यों, मैं भी इस कंफ्यूजन में था कि जिंदा है, लेकिन मेरी तुरंत की यात्रा 3 दिन पहले की, उसने कंफर्म किया कि वरुणा मर चुकी है। उसमें थोड़ा बहुत बरसात में बसुई मुरवा से पानी आता है और बरसात खत्म हो जाती है तो जौनपुर में कनेरी से नहर द्वारा गंगा को जल छोड़ दिया जाता है, जिससे भदोही से संगम तक एक नदी का रूप दिखता है जिसमें मोस्टली नाला बहता है। ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? गंगा में जी। तो हम काशी की बात करें तो आप स्ट्रीम से शुरू करें, रामनगर इंडस्ट्रियल नाला जी गंगा में जाता है। कितना ट्रीट करते हैं भगवान जानता है, भगवान नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ, मैं बताऊंगा अभी आगे जी। फिर सामने घाट नाला जी, वहां पर हाई कोर्ट के जजेस का गेस्ट हाउस बन गया, 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसमें निर्माण हो गया जी। अब उनका सीवेज कहाँ जाएगा? गंगा प्लांट है गंगा जी में जी। सामने घाट की पूरी बस्ती का कहाँ जाएगा? गंगा जी में। उसके बाद घाटों पर इतने मठ मंदिर बने हैं, उसका कहाँ जाएगा? सीधे गंगा जी में। मतलब सब लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं। क्या होता था, मैंने कहा ना पहले कहा गया था गंगा में प्रवेश करने के पहले शुद्धता हम लोग गारंटी करते, 14 नियम की बात करते थे। और अभी क्या कर रहे हैं, मतलब जब पहले क्या होता था, शादी होता था, पुत्र होता था, गंगा पूजैया होती थी, आर पार का माला चढ़ता था, और आज हम सब अपने घर में बैठ के फर्स्ट टॉयलेट में पॉटी करते हैं, कहते नमस्ते सीधे गंगा को। आप थोड़ी छोटी सी बात नहीं कर रहा हूं, तो मैंने जो गंगा को देखा, और देखा नहीं है, कम से कम सरकार की तरफ से प्रयासों में मैं भी सम्मिलित हूँ। मैं सरकार बड़ा गंभीर प्रयास कर रही है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं कर रही है। उद्योग धंधों पर बहुत बड़ा अंकुश लग रहा है। मैंने फर्रुखाबाद से लेके बिहार तक ज्यादातर इंडस्ट्रियों का 2017 से मैं सर्वे करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, और मुझे ये दिखा कि मैं जब पहले 17-18 में इंडस्ट्री में जाता था तो वहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, अवजल प्रसंस्करण प्लांट, वो खिलौनों की तरह होता था। दिखाने के लिए कुछ लगा लिया, चलता कभी नहीं है, और यूपीपीसीबी वाले और सब लोग आए तो हाँ लगा है इनका। लेकिन फिर मेजर स्ट्रिंजेंट हुए, तरह तरह के डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स आए, टेक्सटाइल के लिए आया, डिस्टिलरी के लिए आया, सुगर इंडस्ट्री के लिए आया। मैं 2-3 की कमेटी में मेंबर था, एक में चेयरमैन भी था। तो फिर जबरदस्त मॉनिटरिंग शुरू हुई, तो पानी कितना निकालना है, पानी को कितना रिसाइकिल करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये सब कोशिश करते करते हमें लगता है कि उसमें 70% तक सफलता मिलेगी। 70%? हाँ, 30% अभी भी प्रदूषण आ रहा है, और चोरी छुपे और कुछ भी हो रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो दिखता है। कानपुर में, रूमा में चले जाइए, जगह जगह जमीन से जैसे दिखता है लाल पानी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? मैं अभी भदोही गया तो देख रहा ये कहाँ से लाल पानी निकल रहा है? तो कहीं से भी निकल जा रहा है, वो कूड़ा डाइंग अनरजिस्टर्ड, दे आर डूइंग दैट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सीवेज, क्योंकि वो सरकारी संस्था ही इसको मैनेज कर रहा है, नगर निगम, जल संस्था। अब सरकार अपनी संस्थाओं पर कितना चाबुक चलाएगी मुझे नहीं समझ में आता। प्राइवेट में तो तुरंत फाइन कर देती है। तो 80% प्रदूषण जो हो रहा है गंगा में, वो सीवेज ट्रीटमेंट से, सीवेज अनट्रीटेड सीवेज या पार्सली ट्रीटेड सीवेज के डिस्पोजल से हो रहा है। 10% प्रदूषण या 15% सॉलिड वेस्ट का गलत डिस्पोजल गंगा में हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और 10% जो उसके किनारे बसे हुए गांव या खेती है उसके द्वारा हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब आपको किसी में स्ट्रीम में कोई ट्रीटेड स्ट्रीम मिलानी होती है तो कंडीशन होती है 1:8, कम से कम 8 गुना पानी हो। मुझे लगता है बहुत जगह तो ये नारद भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि गंगा का इतना पानी निकाल लिया है। तो बांधों की बात छोड़ दीजिए, टिहरी तक तो बड़े बड़े बांध हैं, गंगा की कैरेक्टरिस्टिक को हमने नष्ट कर दिया। पहाड़ों पर भी गंगा नहीं बची, क्योंकि एटमॉस्फेयर से इंटरैक्शन कम कर दिया, टनल से निकल रही है गंगा। और जब ये धरती पे आती है, मैदान में आता है, धरती में तो मैदान, तो हम इस पे कैनाल की श्रृंखला शुरू करते हैं। अपर गंगा कैनाल दिल्ली तक गया,
मिडिल गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, यहां तक कि कैनाल वहां भी गया जहां ग्राउंड वाटर एकदम ऊपर है, लेकिन नेताजी को लगा कि यार उनके इलाके में नहर है तो मेरे इलाके में क्यों नहीं नहर है। तो आप समझ सकते हैं गंगा के 80% पानी को हमने निकाल लिया। हमारे शरीर में 5 लीटर पानी है, हर सारी खून है, और 3 लीटर खून में निकाल लें, हालत खराब, 2 लीटर, और उसके बाद जहर का इंजेक्शन दें, नाले डाले जा रहे हैं। गंगा की स्थिति वही है। और यहाँ पर एक बात मैं और करना चाहूंगा, जल की उपलब्धता की बात जी। हमें पढ़ाया गया बचपन में, ये मिसनोमर या माइथ है जिसमें तोड़ना चाहूंगा, मित्र है। 75% पानी है इस पृथ्वी पे, प्लेनेट पे, जैसे हमारे अंदर 70% यही बताया गया है। तो हमें लगता है बहुत पानी है, बर्बाद कर रहे हैं। हर घर में बोरिंग हो रही है पानी, और राजस्थान से आए लोग भी जिन्हें शायद पानी उनको मिला नहीं था, इतना पानी बर्बाद करते हैं, क्या बताऊं। मैंने कहा एक बार सारा पानी इकट्ठा करते हैं, ग्लेशियर से, वायु में जो मॉइस्चर है, अंडरग्राउंड वाटर, समुद्र का वाटर, नदियों का, झीलों का, सब इकट्ठा करके एक गेंद बनाते हैं। उसका व्यास कितना बड़ा होगा? मात्र 1385 किलोमीटर, बनारस से बंबई की दूरी। 8 अरब लोगों को पानी चाहिए, और 1385 किलोमीटर व्यास का गेंद है, लेकिन उसमें सब तरह का पानी है। हमें डायरेक्ट तो मीठा जल चाहिए, तो मैं मीठा जल का बॉल बनाता हूँ ये गेंद। मीठा जल कहाँ मिलेगा? नदियों में, झीलों में, और धरती के नीचे। उसका जब गोला बनाता हूं तो उसका डायमीटर हो जाता है 280 किलोमीटर। बनारस से लखनऊ 8 अरब लोगों के लिए वो मीठा जल है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। भाई जो नदियों और झीलों में वो सेविंग बैंक है जी, हर साल पानी से भरता है, मिलता है। अंडरग्राउंड तो फिक्स डिपॉजिट है, तो जल्दी फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं भाई ठीक है, अब विजय मलाया और नीरव मोदी की तरह खींचे जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं। तो अगर हम केवल नदियों का, झीलों का देखें, उसका एक गेंद बनाए। बनारस से जौनपुर की दूरी 55 किलोमीटर, 8 अरब लोग, और हर साल एक नदी मर रही है। वरना मर गई, अस्सी मर गई, सही मर रही है, गोमती मरेगी। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, आने वाले पूर्वज? तो जल की स्थिति तो बहुत बुरी है, जंगल की भी बुरी है। सुन रहे हैं कि नगर निगम मियावाकी फॉरेस्ट लगा रहा है, जिसे सद्बुद्धि दे भगवान करे। जो चारागाह की जमीन जो हर ग्राम प्रधान चोरी से बेच रहा है जी, उस पर कम से कम फॉरेस्ट लगवाए, ये मैं अनुरोध करूंगा जो यहाँ के प्रशासन। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, गंगा प्रदूषण पर इतने वर्षों में अनेक योजनाएं आई, आपको लगता है कि इनमें कोई ठोस सफलता मिली? देखिए धरातल पर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि मैं जुड़ा हूं, तो जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री मॉनिटरिंग, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल एक्सटेंसिवली गंगा पर करता था, और पिछले साल से यमुना पर भी शुरू किया कि यमुना के किनारे और गंगा के किनारे जितनी इंडस्ट्री है उनके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को देखा जाए, इंश्योर किया जाए कोई स्टैंडर्ड के अनुसार से बनी है और चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि 70% उसमें सफलता मिल गई है, और आशा है कि आगे भी इसमें सफलता मिलेगी। अब आता है जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो सरकार बनाती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री जहां अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करके भेज देती है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सरकार चलाती है। यहां हमें सफलता नहीं मिली है। हम बिजली चोरी करने के लिए कभी कभी जनरेटर नहीं चलाते, डीजल बनाने के लिए प्लांट नहीं चलाते। तो कैसे इन पे लगाम लगेगा, इसके लिए एक मॉनिटरिंग, हमें लगता है इसके लिए नागरिकों का एक मंच बनना चाहिए कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा, कल कितने घंटा चला। एक ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट की टीम युवाओं की बननी चाहिए। गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, या वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं चल रहे हैं, या वहां का ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि वहां के युवा नकारा है। जिस दिन युवा तैयार हो जाएंगे, तीनों ऑडिट हो जाएगी। मोदी सरकार ने कम से कम इतना तो कर दिया कि हर चीज ऑनलाइन कर दिया है। अरे आप कंप्लेन तो करो, लेकिन हम कंप्लेन ही नहीं करते। ग्राम प्रधान का इलेक्शन तो लड़ने के लिए 50 लाख खर्च करते हैं, और जो उसके मेंबर का इलेक्शन तो लड़ता ही नहीं है। अरे मेंबर का इलेक्शन लड़ो, नहीं लड़ोगे तो 10 आदमी अपने बिठा देता है, कुछ भी काम करता है। अगर 10 प्रबुद्ध नागरिक उसके लिए खड़े हो, तो कहने का मतलब नागरिकों की आवाज नहीं है, नागरिकों का नेतृत्व नहीं है। अगर नागरिकों का नेतृत्व होगा तो सरकारी इंस्टॉलेशन को नागरिक करेंगे। इंडस्ट्री को जैसे सरकार देख रही है, उसका इंस्पेक्शन कर रही है, नागरिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इंस्पेक्शन करें, नागरिक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का करें, तो देखिए स्थिति सुधरेगी। तो हम योजनाओं का जो बनती है तो बड़ी सोच समझ के बनती है, उसका
लागू करने में गड़बड़ी होती है, इसलिए चीजें हो नहीं पाती। फिर भी आशा है कि आज नहीं तो कल कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और हम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक सफलता संदिग्ध है। अगर नागरिक सुधर गया तो संदिग्ध नहीं है, तब हो सकता है। महोदय, क्या पारंपरिक भारतीय जीवन शैली में कुछ ऐसा था जिसे अपनाकर आज भी हम पर्यावरण संकट से निपट सकते हैं? देखिए, जो पारंपरिक जीवन, भारतीय जीवन या काशी के जीवन की मैं बात करूं तो वो एकदम सस्टेनेबल था। आप गांव का स्ट्रक्चर देखिए, हम खाना बनाते थे, खाना बच गया नाद में डाल देते थे, वो नाद जानवर खाता था, गोबर होता था, गोबर हमारे खेत में जाता था, घर लिपने के काम आता था। कोई ऊर्जा ऐसा यूज नहीं करते थे जो प्रदूषित होता था। खेत हमारे बैलों द्वारा, कहने का मतलब एक अन्योन्याश्रित संबंध था। नदियों की पूजा करते थे, तालाबों से पानी निकालते थे, श्रम करके पानी निकालते थे। गर्मियों में ठंडा पानी मिलता था, जाड़ों में गर्म पानी मिलता था, और मेहनत करके निकालते तो एक ही बाल्टी से नहाते थे। कितना सस्टेनेबल लाइफ था। अब केवल कुओं का और सबमर्सिबल पंप का कंपैरिजन कर लीजिए तो कल की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल का पता चल जाएगा। कुओं का मैंने बताया जी, जाड़ों में गर्म, गर्मी में ठंडा, कम पानी खर्च किया, बर्बादी नहीं। कुएं हैं तो बारिश का पानी आएगा, धरती से पानी आएगा, भरे रहेंगे। सबमर्सिबल पंप बन गया, माता जी घर में जल्दी उठी और मोटर दबा दिया, टंकी में पानी चला गया। जाड़े का समय है, गरम गरम पानी धरती से निकला, ऊपर टंकी में चला गया। भाई कोई सो के उठेगा तब ना आएगा। 9 बजे तक उठे सो के, तब तक पानी ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो हमने गीजर चलाया, क्योंकि अब हमें गर्म करना है। गीजर चलाए तो बिजली लगेगी, बिजली लगेगी तो कहीं कोयला जलेगा, तभी थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनेगी जी, तो प्रदूषण होगा। तो हमारी जिंदगी कहीं न कहीं अब सस्टेनेबल नहीं रही। अब इन्वायरमेंट के साथ हम नहीं जी रहे हैं, इन्वायरमेंट को दबा के जी रहे हैं। कैसे न करे देबा, भोजपुरी में जो कहावत होती है। तो हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी तकनीकी की ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा कांपता है तो हम रोने लगते हैं। अभी कोविड में वो चीज, कोविड में हमने देख लिया, भूकंप आ जाए आप देख लीजिए। आप जिस तरह पानी चूस रहे हैं और पानी डाल नहीं रहे हैं, आपको क्या लगता है जो उसका रोटेशनल स्पीड गड़बड़ नहीं होगा, रोटेशनल एंगल गड़बड़ नहीं होगा? जब अंदर की डेंसिटी चेंज होगी, साइंटिस्ट हैं हम लोग, चीजों को हम समझते हैं। जो भूकंप आता है उसका भी कारण यही है। ये सारी बहुत से कारण ऐसे हैं कि जो हम पूरे मिनरल निकाल रहे हैं, मिनरल निकाल ले रहे हैं तो वहां के जंगल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जंगल उसी मिनरल पे डिपेंडेंट थे, उनको वो मिनरल चाहिए, आपने उनका भोजन निकाल लिया। तो आप पर्यावरण की पारिस्थितिकी में पिछले 200 सालों में, 200 साल, 100 साल ले लीजिए, पिछले 100 सालों में मानव ने पर्यावरण की इतनी हत्या की है जितने हजारों साल में नहीं की। तो आधुनिक मानव प्रेत है। कुंभकर्ण को याद करिए, रामायण में 6 महीने सोता था और 1 दिन जगता था और इतना खाता था। वही कुंभकर्ण हम हो गए हैं और हम सोते ही नहीं, हम तो रोज खा रहे हैं। तो हम पहाड़ खा रहे हैं, हम नदियां खा रहे हैं, हम जमीन खा रहे हैं, और सब उगल के गंदा कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं। तो हमने पर्यावरण की हत्या करने का एक तरह से ठेका ले लिया है। तो सस्टेनेबिलिटी का रीजन देखिए, जहां हम प्रेम से रहते थे, गाय की पूजा करते थे, बैलों की पूजा करते थे, वहीं आज डेनमार्क और नॉर्वे के पास एक द्वीप है जहां हर साल व्हेल किलिंग फेस्टिवल होता है। व्हेल जैसे मछलियों को मारा जाता है, वो त्योहार होता है जी। तो शेर भी जीव तब मारता है जब उसे भूख लगती है, और हम मानव इतने निर्दयी और इतने गिरे हुए पशु हैं कि केवल प्रसन्नता के लिए भी हत्या करते हैं। तो भविष्य क्या होगा इससे अंदाज लगा। हम तो जानवरों से भी करेंगे, उससे बहुत बुरे हैं। तो महोदय, क्या आप कुछ उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जहां काशी वासियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी संस्कृति से जोड़ा हो? बहुत एग्जाम्पल मैंने पहले ही बातों में दे दिया है, उसको यहीं पर हम जल्दी से समअप कर देते हैं जी। हमारे सारे पर्व त्योहार, सोशल समागम जो कहते हैं, वो सब पर्यावरण को जोड़ के ही थे जी। अगर हम स्नान का पर्व कहते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम नदियों से जुड़े, ठीक है जी। हम कोई फल विशेष के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए जो कोई भी काम करते हैं तो उसे भी हमने नदियों, तालाबों और कुंडों से जोड़ा है। पितृ विसर्जन की बात करें, हमारे यहाँ कोई जन्म हुआ, कोई शादी हुई, कोई मृत्यु हुई, उस सबको हमने प्रकृति से जोड़ा है। आप स्नान करने मरने के बाद कहाँ जाते हैं?
घर में नहीं करते हैं, किसी भी नदी या जल स्थान जलकुंड के पास जाएंगे, किसी बड़े पेड़ के पास जाके वो अपना घड़िया घंटाल बांधते हैं। ये सब जोड़ते हैं, और ये इसीलिए जोड़ते हैं कि हम निकले इसी से है, समाहित भी इसी में हो रहे हैं। बार बार हमें याद कराया जाता था, चाहे भैया दूज हो, चाहे जुट पत्रिका हो, चाहे लक्ष्मी कुंड का स्नान हो, सारे व्रत त्योहार, नए बीज कैसे पैदा हो, बढ़िया बीज कौन हो, कब से बिजाई हो, कब से क्या खाना है, आहार, दिनचर्या, सब पर्यावरण से खोज। अब आ गया 14 अप्रैल आएगा जब, तब उस दिन हम आम की चटनी खाएंगे, उसके पहले नहीं खाएंगे। उसी दिन हम सतुआ खाएंगे। चना भी पैदा हो गया है, ये भी हो गया। वेट करते हैं, रामनवमी के दिन ही घड़ा पे पानी भरते हैं। आप सोचिए कब ठंडा पानी पीना है, ठंडा फ्रिज वाला नहीं, जो सीधे हम सोर्स से ले रहे हैं उसको थोड़ा ठंडा करना है, किसमें घड़े में डाल के करना है। और घट को शायद शरीर के उससे कंपेयर किया गया है, तो आप समझ सकते हैं अपने लायक बनाने के लिए। तो हमारा पूरा जीवन ही पर्यावरण के साथ था। और हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां लोग नदियों के लिए मरे हैं, पेड़ों के लिए बलिदान हुए हैं, वो भारतीय हुआ करते थे। और जो दूसरों के लिए सराय बनवाते थे, सड़क के किनारे पेड़ लगवाते थे, कुंड बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, वाव बनवाते थे, पुराने जमाने में देखिए वो पुण्यात्मा होते थे। और आज के हम पापी हैं जो तालाब पटवा के सब पटवा के कॉलोनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इतना ह्रास हो चुका है सभ्यता। महोदय, स्थानीय निकाय और प्रशासन की भूमिका आप कितनी प्रभावी मानते हैं काशी के पर्यावरण को लेकर? देखिए उनकी जो स्थिति दिख रही है, निकाय भी काम कर ही रहा है, नगर निगम काम कर रहा है, विकास प्राधिकरण कर रहा है, सारी सरकारी एजेंसीज काम कर रही हैं। उसमें हमारे आईएएस लॉबी भी लगी हुई है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सभासद से लेके ग्राम प्रधान से लेके मेयर तक लोग लगे हुए हैं। जी जी। फिर भी दशा बिगड़ती जा रही है। तो ये प्रभावित तभी होंगे जब मैंने कहा एनवायरमेंटल ऑडिट जनता करेगी। इस लोकेलिटी में जहां आप बैठे हैं, पिछले 2 महीने से सीवर मिला जल आ रहा है, सीवर मिला जल। और सक्सेसिव सरकार कितनी पाइप काशी में डाल चुकी है धरती के नीचे, समाजवादी पार्टी से लेके आज तक मैं तो पागल हो जाता हूँ देख के। और फिर भी वही पुराने ब्रिटिश जमाने का लग रहा है, कहीं करोडेड पाइप है, उसमें सीवर जब मन होता है मिल जाता है। और एक टेक्निक है, जब धरती में पाइप डालते हैं तो पानी ऊपर होना चाहिए, सीवर नीचे होना चाहिए। कई जगह मैंने इसका उल्टा भी देखा है। तो जो ठेकेदारों को काम मिलता है, एक तो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होते हैं, फिर उनको तो जल्दी जल्दी काम करके पैसा लेना है। तो जिसकी लोकेलिटी में काम हो रहा है वो तो खड़ा होकर देखे, उसको ध्यान रखना। तो काशी की जो दुर्दशा है उसका जिम्मेदार यहाँ का नागरिक है। काराजा बनारस हो, सब गुरु हो, लेकिन काम करे में कोई गुरु ना, किसी में सीरियसनेस नहीं है। काशी कैसी थी और हमारी काशी कैसी हो, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठती, कहीं से आवाज नहीं उठती। हम सब काशीवासी नहीं हो गए हैं, हम सब विभिन्न राजनीतिक दल के पिट्ठू हो गए हैं, इसलिए हमारी आवाज धीमी पड़ रही है। और जब तक जनता की आवाज सुनाई नहीं देती, तब तक चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासक हो, वो निरंकुश होते हैं। और निरंकुश जब होंगे तो उनकी जो छोटी समझ हो उसी को बहुत बड़ी समझ समझते हैं। और जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है काशी की पारिस्थितिकी से, वो उचित नहीं है। तो महोदय, क्या आम नागरिकों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है या अब भी इनमें कमी है? कम से कम ह्रास कम हो गया है। अब कुछ तो सोचना शुरू कर दिए हैं जी। और शायद इसीलिए कुछ घरों पर सोलर के पैनल्स देखना शुरू कर रहा है जी। कुछ पेड़ घरों के सामने लगने शुरू हो गए। गमलों में तो ज्यादातर पेड़ लग रहे हैं, क्योंकि वही होता है ना, नियंत्रित जो रहता है उसको हम बड़ा पसंद करते हैं, अनियंत्रित लोगों को पसंद नहीं करते। चाहे सरकारें हो चाहे हम हो, तो पेड़ अनियंत्रित बढ़ता है। तो पेड़ देखिए अभी कट जाएगा, बगल में कहीं उगेगा। मैंने बहुत पेड़ लगाए इस कॉलोनी में, अच्छा, और बहुत से कट गए। जितने पेड़ आप देख रहे हैं सड़कों पर मेरे लगाए हुए हैं, मैं अपने पैसे से वो लगाता हूँ। और इसीलिए शायद 2-3 आश्रम भी बनवाया कि वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लग सके। लेकिन लोगों का काम है कि अगर एक जड़ का एक हिस्सा उनके बाउंड्री वाल में दिख जाएगा, अरे हमारी घरवा गिर जाएगी। ऐसा पत्ता गिर रहा है, इसलिए रोज गंदगी हो रही है। अरे आप रोज पॉटी कर रहे हैं तो क्या मतलब मार देंगे, अपनी गर्दन काट लेंगे। मैंने पढ़े लिखे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखा है, अरे रिक्शा वाला खड़ा हो जाएगा मेरे घर के सामने,
आप मेरे घर के सामने देखेंगे पेड़ मिलेगा, हैंड पाइप लगा है कि बाहर वाला कोई रुक के पानी पिए, ड्रम में पानी रखा है कोई जानवर पानी पिए। ये काम तो सबको करना चाहिए ना, ये सारी चीज मैं देखा बाहर। हाँ, तो आपको वाटर रिचार्ज करना होगा, आपको पेड़ लगाने होंगे, जितना पानी निकाले उतना पानी डालें, पूरे छत का पानी रिचार्ज करिए। सोलर 10 किलोवाट मैंने आज नहीं लगाया, 15 साल पहले लगाया। ये नहीं कि मोदी जी कहे और सब घरों में लगना शुरू हुआ, सरकारी सुविधा वो नहीं है। हमें कम से कम पर्यावरण पर बोझ डालना है। और लाइफस्टाइल, कम से कम पैकेजिंग का सामान लाइए, खाना घर बना के शुद्ध खाइए, लोकल खाना, स्थानीय पानी, तभी आपका शरीर ठीक रहेगा। पैकेट फूड खाइएगा, कैंसर होगा, गंदी बीमारियां होंगी। इलाज में पैसा खर्च करेंगे, जो इलाज में खर्च करें उसे पेड़ लगाने में खर्च करिए, ज्यादा अच्छा है। ये मैं लोगों से कहना चाहूँगा। आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक जाए और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो पर्यावरण को लेकर के जागरूकता है वो लोगों में बढ़े। ये पर्यावरण पर एक संवाद भी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जी। खुले मंच पे युवा जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, उनकी भी जो जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। तो कभी ऐसी भी बातें हम लोग करें, जगह जगह पर्यावरण संवाद करें, नदी संवाद करें, तालाब संवाद करें, वृक्ष संवाद करें, लेकिन करें। महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि काशी को एक सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए सबसे पहले किन कदमों की जरूरत है? सस्टेनेबल सिटी कहने का मतलब होता है कि आप बर्डन न डालें। जी। बर्डन न डालें तो इसका मतलब साइक्लिक होगा, 3R, 5R, 7R, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, इसकी जो श्रृंखला है इस पर ध्यान दीजिए। जी। मेरे घर से कितना कम कचरा निकलता है और कितना कम अवजल निकलता है, ये बताता है कि मैं कितना सस्टेनेबल। जी। तो आप अगर कम से कम पैकेट का यूज करेंगे, कम से कम बाहरी चीज का यूज करेंगे, कम से कम गंदगी करेंगे, तो कम से कम सॉलिड वेस्ट निकलेगा। उसके बाद जो जरूरी सॉलिड वेस्ट है, जी, सब्जियों के छिलके हैं, दालों का धोवन है। अगर आपने छोटी मोटी गार्डनिंग की होगी तो दाल चावल का धोवन वहां डालेंगे, क्यों इसमें डालेंगे? जी जी। सब्जियों के छिलके उलके हैं, अगर कंपोस्टिंग की सुविधा है तो उसमें करिए, या आपके घर के बाहर कोई जानवर आता है वो भूखा चला जाता है, उसके लिए एक नाद बना दीजिए ना, उसमें डाल दीजिए, एक जगह बनाइए। कचरे का तो हो गया, पॉलिथीन मत यूज करिए, पेपर मत यूज करिए, ग्लास मत यूज करिए, तो सॉलिड वेस्ट कम करिए। सबसे पहला है सॉलिड वेस्ट कम करिए, और वो जोमैटो, स्विगी, अमेजन कम यूज करिए। मैं किसी की कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कम यूज करिए। घर खाना बना के खाइए, पहला काम। दूसरा, जल का यूज कम करिए, उतने ही बर्तन यूज करिए जिसको कम से कम धोना पड़े। एक गिलास अगर सुबह घर निकाले तो कम से कम दूसरे दिन सुबह तक उसी गिलास का यूज करिए, उलट के रख लीजिए। जी। कहीं जाए अगर झोले में एक गिलास रख लें तो इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। और खाना जब खाते हैं तो 4 कटोरी में 4 चम्मच ना हो। चावल दाल सब्जी खाना है तो प्लेट में चावल लीजिए, दाल डालिए, बगल में सब्जी रखिए। आप कम बर्तन यूज करेंगे, कम जूठा हुआ तो कम धोएंगे, कम डिटर्जेंट लगाएंगे जी, तो कम सिंथेटिक चीज पानी में जाएगा, कम पानी यूज होगा और प्रदूषण भी कम होगा, आपकी लाइफस्टाइल से होगा। जी। सौंदर्य प्रसाधन बड़ा काम का नहीं होता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बस प्राकृतिक चीजों से, गंगा की मिट्टी से, रीठा से, अगर आप कर रहे हैं तो कम यूज करिए। बाकी जो सौंदर्य प्रसाधन, और सौंदर्य प्रसाधन और लेदर इंडस्ट्री ये सबसे बड़े खतरनाक पोल्यूटर भी है। जी। माइका इंडस्ट्री में कितने बच्चे मरते हैं जो फेस में लगाती हैं बेस महिलाएं। तो महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन का यूज करें, एलोवेरा लगा लें। रामदेव जी कहीं कहीं गलत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, उनको भी सुन लीजिए। बाल, मेरे बाल नहीं है, मैं तो वीक नहीं लगा रहा हूं। आजकल महिलाएं अलग अलग पार्टी में जाती हैं तो रोज अलग अलग कलर दिखना चाहिए। आज ब्लोंडे, कल ब्लू, परसों ब्लैक, तो इतना तेजी से डाई तो नहीं करेंगी, तो एड ऑन डालती हैं। आजकल बाल तो बिजनेस हो गया ना, गाँव में भी बाल जो झड़ता रख लेते हैं लोग, कब पे बदल लिए, तो बड़ा बिजनेस है वीग इंडस्ट्री। मैं तो उनको भी टेक्निकल एडवाइस देता रहा हूं कि कैसे सिंथेटिक कलर छोड़ के नेचुरल कलर। तो आपसे गुजारिश है कि उतना ही फैशन करे जितना जचे, और पर्यावरण पर लोड ना हो। तो लाइफस्टाइल चेंज करिए,
पानी कम यूज करिए तो पानी कम गंदा होगा, केमिकल कम यूज करिए तो प्रदूषण कम होगा, सॉलिड वेस्ट कम तब होगा जब हम पैकेट का यूज कम करें, वायु प्रदूषण कम होगा जब हम कम से कम या पर्यावरण प्रदूषण, एसी कम से कम यूज करें। भाई ठीक है 1 घंटा चलाना जरूरी है, चला ले रात भर, मतलब एसी चला लिया और कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। भैया एसी ज्यादा चलाएंगे तो आपकी पोरोसिटी हड्डी की बढ़ जाएगी और आप जल्दी बूढ़े हो गए, टांग हाथ टूट जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जरा उसके मेडिकल बैकग्राउंड पर जाइए। तो सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब हम सब सस्टेनेबल होंगे और हम सब उतना ही खर्च करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, और ज्यादा होता है तो किसी गरीब को दीजिए ना, किसी मेडिकल रूप से प्रताड़ित लोग को देखिए जो इलाज नहीं कर पा रहे, उनको दे दीजिए, उनकी जिंदगी बेहतर हो। महोदय, आपसे मेरा अगला प्रश्न रहेगा, आज की यूथ से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? पर्यावरण सुधार में वो अपना भागीदारी किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, यूथ ही तो आने वाले भारत का नेता है जी। यूथ ही तो काशी का अगला मेयर होगा, यूथ ही तो इस दुनिया को आगे लेके चलेगा। तो यूथ में तो हम सब कुछ देखते हैं। हमें ऐसे यूथ की जरूरत है जो पश्चिम की रोशनी में चौखाचौंध ना हुआ हो। मुझे ऐसे यूथ की जरूरत है जो मोबाइल की दुनिया में गुम ना हो गया हो। हमें ऐसे यूथ की जरूरत है जो गंदे व्यसन में घुल मिल न गया हो। काशी को ऐसे यूथ की जरूरत चाहिए जो पुराने अंदाज में 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर उसके बाद इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए आगे आए। क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा है या जो अनुभव मैंने अपने यूथ से अपनी प्रौढ़ावस्था तक, अब वृद्धावस्था पर कदम रखने के पहले सीखा है, वो मैं किसको दूंगा? किसी नए यूथ को ही तो दूंगा जिसके अंदर क्षमता है। और हमने तो हमेशा सोचा है, मैं जब भी कोई काम करता हूँ, मैं एक 80 साल के आदमी को रखता हूँ, मैं अब 60 का हो गया, मैं अपने को रखता हूँ, फिर एक 40 साल का, एक 20 साल का, एक 4 युग को रखता हूँ। तो अगर आपका बहुत छोटा समाज है तो परिवार में 4 पीढ़ी बना लीजिए, चारों बैठ के तय कर लीजिए, और जो अच्छी चीजें हैं उसे ट्रांसफर करिए यूथ को। और जब तक यूथ नहीं जगेगा तब तक ये समाज सुधरेगा नहीं। अगर काशी और देश को सुधारना है तो हमें यूथ को सुधारना होगा, और उन सुधरे हुए यूथ को हाथों में नेतृत्व देना होगा। और जब यूथ सुधरेंगे, पर्यावरण मित्र बनेंगे, तो पर्यावरण जरूर सुधरेगा। महोदय, अगर आपको काशी में पर्यावरण सुधार का एक बड़ा अभियान चलाना हो तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? 2 ही प्राथमिकता दिख रही है काशी में जी। एक तो जैसा सिचुएशन उससे बुरा ना होने दें जी। जो तालाब है बचे रहे, जो कुंड है बचे रहे, जो पेड़ है बचे रहे, नदियों का जो स्तर है उससे नीचे ना हो जी। तो कोई नया हानि करने वाली चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो स्थिति आ गई है उससे बेहतर कैसे किया जाए, तो लाइफस्टाइल सबको बेहतर हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए। जो बार बार होता है कि पॉलिथीन पर बैन, पॉलिथीन पर बैन, अरे कब बैन, कहाँ बैन, उसको फिर प्रोडक्शन में बैन लगाओ जी। फिर काल पॉलिथीन से यही चीज बनेगी। ये सरकारें कर सकती है, लोकल नगर निगम नहीं कर सकता। दूसरा, सॉलिड जो सेग्रीगेशन का काम आज तक नहीं हो पाया बनारस में। 2 अलग अलग कंटेनर मिले भी, हरा रंग नीला रंग, लेकिन फिर एक में मिला के चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको अलग करें और दोनों का अलग ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, क्योंकि हम अमेरिका नहीं हो सकते, हम जर्मनी नहीं हो सकते, इतने आधुनिक प्लांट हम लगा लें और उसको हो। तो सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन और मैनेजमेंट उसके हिसाब से हो, और नदी जो सबमर्सिबल पंप जो चाहे वो लगा ले रहा है, इस पे कुछ रोक लगनी चाहिए, कुछ लाइसेंस फी होनी चाहिए। जैसे मैं 7,000 रुपये सालाना देता हूं, इसलिए कि मैं जो नल है जल संस्थान का मेरे घर में आया, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ है जी। तो आप जिसके घर में बोरिंग है उसको भी लगाइए ना 50,000 रुपये सालाना। पानी तो धरती का ही ले रहा है ना, कि बोरिंग करा के बिजली खर्च करके उसका पानी हो गया। तो बड़ा तेज कर देते कि हमने 2 बाल्टी पानी दे दिया, अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि 1 गिलास पानी बना पाओ। तो कुछ ना कुछ सेस लगना चाहिए। एजुकेशन पर सेस मत लगाइए, लेकिन पर्यावरण को प्रभावित करने वाली एक्टिविटीज पर सेस लगनी चाहिए। इस पे कुछ सोचना होगा। तो अगर हमें करना होगा तो हमें सबसे पहले सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और लिक्विड एफ्लुएंट का डिस्पोजल, इस पे काम करना पड़ेगा काशी में। आपकी बात को भारत सरकार ध्यान में रखेगी,
ऐसी मैं आशा रखता हूँ। महोदय, अगला प्रश्न आपसे मेरा रहेगा कि आप स्वयं पर्यावरण को लेकर किन पहलुओं में विशेष रूप से सक्रिय हैं? मैं जल प्रदूषण पर ही काम करता हूं। अगर मुझे बात करिए तकनीकी रूप में तो मेरे दो आयाम हैं। मैं केमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन एग्रीकल्चर वेस्ट से एनर्जी पर काम करता हूं। हाइड्रोजन एनर्जी, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो फ्यूचर की एनर्जी होती है, तो फ्यूचर की मतलब भविष्य की ऊर्जा पे काम कर रहा हूं और जल प्रदूषण पे काम कर रहा हूं। जल प्रदूषण पर रिसर्च भी करता हूं। जल प्रदूषण पर सरकार के साथ मिलकर नदियों को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, इस पे भी काम कर रहा हूं। और अगर सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हमने भी वृक्षारोपण, नदियों और तालाबों के संरक्षण, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। महोदय, आपने काशी में रहकर इतने दिनों तक जो सेवा दे रहे हैं आप, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र तो हैं ही। तो आप हमारे दर्शकों को काशी में अपना अनुभव कैसा रहा, ये बताने की कृपा करें। देखिए, जो मेरा जो जीवन है उसमें मैं विदेशों में भी रहा, देश के विभिन्न हिस्सों में रहा, उद्योग धंधों में भी काम किया, शिक्षा में काम किया, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ किया। काशी में बाबा विश्वनाथ ने सब कुछ दिया। कुछ दिनों के लिए बाहर भेज के बड़ी पदवी भी दी 2 बार। तो कुल मिला के काशी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन काशी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों ने काशी को कुछ नहीं दिया। तो काशी को कुछ देने के लिए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं ना, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो मेरा शहर मेरा महातीर्थ। जब मैंने पहला आश्रम खोला तो मैंने अपने गांव में खोला। इसलिए खोला कि मुझे लगा मेरे गांव की गरीब महिलाएं, अगर उनको रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज मुझे आशीर्वाद देंगे। और आज प्रभु कृपा से 200-300 महिलाएं रोज 200-300 रुपया कमा रही हैं, तो अच्छा काम लगता है। 50-60 गरीब बच्चों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृति पर हम लोग काम करते हैं काशी कथा के थ्रू। 80 घाट पर भी एक आश्रम छोटा सा 80 घाट के अपोजिट बना है। चुनार में भी एक आश्रम बन रहा है। सारे काशी वासियों से यही अनुरोध रहेगा, आप जितना ले रहे हो उतना तो कम से कम काशी को लौटा दो, उससे ज्यादा नहीं लौटा सकते हो। तो अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमारे घर की दरवाजे, फर्नीचर सब लकड़ियों के हैं, तो 2 लकड़ियों वाले पेड़ लगा दो। फल फूल खाते होगे तो 1 फल फूल के पेड़ लगा दो। क्योंकि पेड़ जल संचय करते हैं, हवा शुद्ध करते हैं, तो 2 बड़े पेड़ लगा दो ना, बरगद के और पीपल के। कहीं नदी के किनारे, तालाब किनारे, किसी बड़े आश्रम में जाके हाथ जोड़ के लगा के आइए ना। और एकाध पुराने पेड़ जो सहतूत के, बेर के लगाइए ना उन चिड़ियों के लिए जो हर जगह बीट करके बीज फैलाती हैं। पीपल और बरगद के पेड़ वो उगाती हैं, हम उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं, उनके लिए भी लगा दीजिए। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मरेंगे तो 9 मन लकड़ी चाहिए, 1 पेड़ उसके लिए लगा दीजिए। तो जो आपके लिए उतना तो लगा दीजिए, और हो सके तो 101 लगा दीजिए, 1001 लगा दीजिए। ये पेड़ों के लिए हो गया। पानी जितना यूज करते हैं उसके लिए कुछ करिए, रिचार्ज की व्यवस्था करिए। कहीं जरूरत है तो छोटा मोटा तालाब मिलजुल के खुदवाइए, लोगों को मोटिवेट करिए, प्रदूषण से मुक्त करिए समाज को। अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से, कुछ घंटे समाज कार्य में लगाएं, गरीबों के लिए लगाएं, अनाथों के लिए लगाएं। एक लड़का पैदा करने के लिए कितने डॉक्टर के पास घूमते हैं, और हजारों बच्चे अनाथ घूम रहे हैं सड़कों पे। कुछ उनके लिए करिए। जब दूसरों के लिए करेंगे तो हमें लगता है अपने घर दवा पर जो पैसा खर्च होता है वो कम होने लगेगा। एक बार कोशिश करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है, लेकिन फिर एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद। और काशी में रहकर कि जिस तरीके से आप पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपका सहृदय धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।